ओके स्टूडेंट्स, लें जी ये आखिरी पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पहले हम क्या कर रहे थे, और साथ में आपको असाइनमेंट नंबर 3 अटेम्प्ट कैसे करना है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आखिरी पार्ट अब हम देख रहे थे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है उसका। Let me share this with you. Alright. या तो हम देख रहे थे कि जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। हम डिपार्टमेंटेशन देख रहे थे, हाउ द वर्क इज स्ट्रक्चर्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। हम तो उसकी ऑप्शंस हैं डिफरेंट, ठीक है। अभी तो इट रियली देखिए, हर चीज़ को गाइड यही करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स क्या है और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है। तो वो जो इनिशियली आपने चीज़ें डिज़ाइन की देखी थी, इसमें स्ट्रैटेजी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, ये सारी चीज़ें दे हैव टू फिट इन और ब्लेंड इन विद द ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। सो ये वही बात है कि इनमें से कौन-सी ऑप्शन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होगी, इट इज़ गोइंग टू डिपेंड ऑन दीज़ वेरियस फैक्टर्स। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किए हैं और आपका काम ये होगा कि आपने चैप्टर इससे पिछले वाला जो चैप्टर था ऑन द गोल्स, उसको इसको लेके कंबाइन करके और आपने इन चीज़ों को अप्लाई करना है उस ऑर्गेनाइजेशन पे जो आपने सेलेक्ट की है, अपनी सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं आपसे डिफरेंट ऑप्शंस इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि आप कंडीशंस देके और ये जस्टिफाई करें कि इसमें से कौन सी ऑप्शन या कौन से मैकेनिज्म आपकी कौन से स्ट्रक्चर्स जिस जो ऑर्गेनाइजेशन आपने चूज़ किया है उसको जो है वो सूट करेंगे। तो हम देख क्या रहे थे कि जो अ, इससे पहले हमने यहाँ तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। खैर ये तो हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस की बात हो रही है। तो स्ट्रक्चर जो है वो किस किस्म के हो सकते हैं, राइट। सो ओवर हियर वी लुक्ड एट द ग्रुपिंग्स कि ग्रुपिंग्स किस किस्म की हो सकती हैं और इन ग्रुपिंग्स को स्ट्रक्चर्स के अंदर भी विजुअलाइज किया जा सकता है। तो अगर फंक्शनल ग्रुपिंग है तो यू कैन हैव अ फंक्शनल स्ट्रक्चर जो कि थ्रू आउट जो है उसकी फंक्शनल ग्रुपिंग को ही वो फॉलो कर रहा हो। ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं जो थ्रू आउट फंक्शनल ग्रुपिंग को कर रहे हो, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। और फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे अगर चेंज नहीं आ रहा, एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस करनी है और फॉर्मलाइजेशन वगैरह है, तो मतलब आपकी टास्क स्पेसिफिटी है और स्पेशलाइजेशन है टास्क्स की, टास्क्स में डिवाइड हो सकता है। सो प्रोडक्ट्स कम हैं लेकिन उनको जो है शायद क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करनी हो, तो इन दैट केस ये फंक्शनल स्ट्रक्चर काम कर सकता है क्योंकि इंटरनली भी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सटर्नली भी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मसला ये है कि ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये ओल्ड फैशन्ड किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, जो है वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये उसको बहुत सूट करता था क्योंकि वहाँ पे इतना चेंज भी नहीं था, इतना वैराइटीज़ की सीकिंग आपका कस्टमर वगैरह भी नहीं थे। सो दैट्स व्हाई इट वाज़ सूटेबल और इस तरीके से इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हासिल होती थी, एफिशिएंसी हासिल होती थी और इसी तरह जो आपकी एक्सपर्टीज़ बिल्डअप होती थी, ठीक है? नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट होती थी, लर्निंग बाय डूइंग होती थी। तो इ इस तरीके से फ्यू प्रोडक्ट्स अगर बनानी है और स्टैंडर्डाइज़्ड प्रोडक्ट्स है और लॉट ऑफ मैनुअल लेबर काम करना है, तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर इट यूज्ड टू वर्क इन द पास्ट एंड इट गिव वेरी गुड रिजल्ट्स इन द पास्ट। लेकिन उसकी बहुत इसकी वीकनेसेस अगर आप देखो तो इट्स स्लो टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। इसी तरह जो आपका इसमें बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो हायरार्की है जिसकी वजह से जो है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन वो कम हो जाती है और जो ज़्यादा फोकस होता है वो होता है ऑन द डिपार्टमेंटल गोल्स रादर देन ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये सारे मसाइल वो हैं जो कि जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो इसको अब कंप्लीटली एक फंक्शनल स्ट्रक्चर को नहीं अडॉप्ट कर सकती बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में शायद अभी भी एग्जिस्ट करता है।
इसी तरह हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस, ठीक है? हाँ, तो ये यहाँ पे उसने ये बताया हुआ है कि अब जो है ना उसमें हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस भी इंक्लूड होने लगी हैं, क्योंकि प्योरली फंक्शनल तो एक पुराना जो था वो स्ट्रक्चर था, अब 20th सेंचुरी में नहीं यूज़ होता, तो हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस कहीं न कहीं इंट्रोड्यूस ज़रूर होती हैं। फिर है जी डिविज़नल। ये भी बड़ा कॉमन है और एक सिंपल सा है स्ट्रक्चर, जो एक लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन को सूट करता है, जिसमें बिज़नेस यूनिट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो अलोंग द प्रोडक्ट्स लाइन्स जो हैं वो इसको ऑर्गेनाइज़ अगर किया जाए, वर्क फ्लोज़ को और ग्रुपिंग्स अलोंग दीज़ लाइन्स की जाएँ, तो इट कैन गिव गुड रिजल्ट्स, बिकॉज़ it can then respond because to the unstable environment and to the customer demands, एंड उसके अंदर फिर कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द आउटपुट, ठीक है? तो इसी तरह ये है कि इसको फर्दर इसकी सब डिविजन्स ज्योग्राफिकल बेसिस के भी ऊपर हो सकती हैं, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हों उसको सूट करती है। लेकिन ये बात याद रखें कि जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर फिर एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। ये प्रॉब्लम है। तो द थिंग इज़ कि क्योंकि अब वैरायटी सीकिंग इतनी ज़्यादा, एफिशिएंसी की कम ज़रूरत है, तो दिस इज़ अ वीकनेस व्हिच कैन बी इग्नोर्ड। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम जो है वो ये कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो पूरी एक ऑर्गेनाइज़ेशन को एक लर्निंग ऑर्गेनाइज़ेशन बनाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह इसके अंदर जो आपकी क्योंकि इतनी सारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो इन डेप्थ कॉम्पिटेंसीज़ डेवलप नहीं होती, ठीक है? इन डेप्थ कॉम्पिटेंसीज़ डेवलप नहीं होती, व्हिच मीन्स के रैपिड इनोवेशन का एनवायरनमेंट नहीं है। और इसी तरह जो है ना इंटीग्रेशन और स्टैंडर्डाइज़ेशन उसकी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो इसलिए प्योरली अगर हम कहें कि डिविज़नल आपका जो स्ट्रक्चर है, वो भी इतने ज़्यादा कॉमनली एग्ज़िस्ट नहीं करते। ठीक हो गया ना? हाँ, ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर्स भी हैं इसके साथ-साथ, व्हिच मीन्स के जो आपके आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ऑन अ ज्योग्राफिक बेसिस सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स बनाए जाएँ, ठीक है? जो कि सारी जो सर्विस है, वो जो प्रोडक्ट है, वो उस लेवल के उस पे वहाँ डिसीजन मेकिंग जो है वो ज्योग्राफिकल यूनिट के अंदर हो। ये बड़ा कॉमन है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जिनकी सब्सिडरीज़ होती हैं, ठीक है? इसको आप ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चरिंग भी कह सकते हैं। तो ईच रीजन कैन बी लिटिल बिट डिफरेंट, लेकिन देन अगेन उनको जो है वो उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस यही हैं कि हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन बिटवीन रीजन्स बिकम्स डिफिकल्ट। फिर आ जाता है सो आई मीन प्योरली ज्योग्राफिकल भी यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन वो प्योरली ज्योग्राफिकल नहीं होती, क्योंकि कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अच्छा जी, जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है ये एक जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हॉरिजॉन्टल और जो आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको कंबाइन किया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसलिए और इसमें पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो फेलियर की काफ़ी आ जाती हैं बिकॉज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एटसेट्रा। तो ये सिर्फ मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल है, और वो भी अगर उनके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर हो टू शेयर रिसोर्सेज, या प्रेशर हो एनवायरनमेंट में, बहुत रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट है और क्रिटिकल आउटपुट्स हैं इन टर्म्स ऑफ द इनपुट्स एटसेट्रा। तो इस किस्म के अगर हाई प्रेशर्स सिचुएशन के अंदर ये अडॉप्ट की जा सकती है ओनली। तो आप अगर यहाँ पे भी देख लें कि ये ऊपर की तरफ जो है ये सारे ये दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, और यहाँ पे ये इसका कंपोनेंट आ जाता है हॉरिजॉन्टल। तो अब इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है कि अगर कोई हाई प्रेशर सिचुएशंस में ऐसे स्ट्रक्चर्स काम कर सकते हैं, मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर सकते हैं, और उससे फिर नॉट ओनली एफिशिएंसी हासिल हो सकती है, बट एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। लेकिन ये जो डुअल अथॉरिटी है, डुअल अथॉरिटी का मतलब ये है कि मसलन ये जो बंदा है, ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन डिजाइन डिवीजन है, वो ए को भी रिपोर्ट कर रहा है, बी को, सी को, डी सबको रिपोर्ट कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली बीच में कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन आ सकता है बहुत ज़्यादा। ओवरवर्क भी हो सकते हैं, पीपल वर्किंग इन डिफरेंट फंक्शन, जो उनके
फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के लोग ओवरवर्क भी हो सकते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लॉट ऑफ मोर वर्क व्हिच हैज़ टू बी डन, और जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनकी डिससैटिस्फैक्शन भी हो सकती है ओवर टाइम, बिकॉज़ मेबी दे आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म in so many different situations. So that's why it's very difficult to maintain this kind of balance, the particularly the power balance. So इसलिए destabilize हो सकता है इस किस्म का सिस्टम। तो ये सिर्फ मीडियम size organization, and then to those which are facing the severe crisis, उनको तो या बहुत कोई डिफिकल्ट कंडीशंस को सूट करता है, लेकिन अदरवाइज ये इतना कॉमन नहीं होता। अब आ जाए हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर का। अगेन इसको थोड़ा-सा हमने पहले ही बता दिया है जब हमने आपको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का बताया है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर वो है जिसके अंदर जो है वो इट इज़ बेस्ड ऑन टीम्स, ठीक है? वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर business process. Re-engineering or business process re-engineering basically means the redesign of a vertical organization along its horizontal workflows. A process refers to an organized group of related tasks and activities that work together to transform input into outputs that create value for customers. So आप जो processes है along that those processes ही जो है ना रीस्ट्रक्चरिंग जब की जाती है तो उसको आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरिंग भी कह सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरिंग का एग्जांपल है। इसको ज़रा थोड़ा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज़ क्रिएटेड इन क्रॉस फंक्शनल कोर प्रोसेसेस रादर देन टास्क्स, फंक्शन और ज्योग्राफी, ठीक है? तो जो आपके कोर प्रोसेसेस हैं, जो कि इनपुट से आउटपुट जो है वो बनाते हैं, वो जो है वो सर्टेन टीम्स उसको मिलके वो डिलीवर कर रही हैं, और यहाँ पे सिंपली एक जो है उसका मैनेजर बैठा हुआ है जो कि इन टीम्स की कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर रहा है टॉप मैनेजर के साथ। सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स नॉट इंडिविजुअल्स आर बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड परफॉर्मेंस। सो दीज डिफरेंट टीम्स व्हिच आर सेल्फ डायरेक्टेड, जो कि अगेन टीम्स के अंदर भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है विद इन वेरियस टीम्स, जो कि फिर एक एक जो पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। तो पीपल ऑन टीम आर गिव अच्छा, अब जो हर टीम के अंदर जितने भी टास्क होंगे वो सब टीम मेंबर्स परफॉर्म कर सकते हैं। पीपल ऑन द टीम आर गिवन द स्किल्स, टूल्स, मोटिवेशन एंड अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस central to the team's performance. Team members are cross-trained to perform one another's jobs, and the combined skills are sufficient to complete a major organizational task. So ये जो major organizational tasks हैं, ये इस तरह की क्रॉस फंक्शनल टीम्स परफॉर्म कर रही हैं, और ये टीम्स आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर कि एक पर्टिकुलर इनपुट को आउटपुट कैसे बनेगा। अब ये जो टीम्स हैं ये दे शुड थिंक क्रिएटिवली, और इनमें फ्रीडम भी होनी चाहिए। उसके अलावा जो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स हैं ये एक्चुअली प्योरली होते हैं कस्टमर फोकस्ड। कस्टमर हैज वेरी स्पेशलाइज्ड needs, and those processes and the processes can be performed by very specialized teams, and only in that circumstances then this kind of a structure is workable. um, और अगर आप देखें तो इन टीम्स के अंदर जो कल्चर होता है बहुत ज़्यादा ओपननेस, ट्रस्ट, फ्रेंडलीनेस का होता है। एवरीबॉडी इज रेडी टू परफॉर्म द अदर पर्सन्स टास्क विद इन दैट टीम। सो दैट इज नॉट वेरी कॉमन, इट्स रेयर, बट टू फॉर सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर टू फंक्शन यू नीड दैट काइंड ऑफ कल्चर अगेन, जो कि डेफिनेटली ट्रेडिशनल कल्चर तो है नहीं, कोई फॉर्मल कल्चर तो है नहीं, एक इनफॉर्मल बडी कल्चर टाइप है जो नॉट वेरी कॉमन इन ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान एज येट। लेकिन बाहर आपके जो आपकी टेक्नोलॉजी फर्म्स वगैरह हैं, टोटली न्यू फर्म्स, द गूगल एंड एप्पल और इस तरह की फेसबुक्स वगैरह, इस तरह की जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में आपको हॉरिजॉन्टल जो है वो स्ट्रक्चर नजर आएगा। ऑफ कोर्स जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब वो जा रही हैं, देखिए इसकी भी जरा देख ले, इसका प्रोज एंड कॉन्स को देख लें, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल जाती है इसमें, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स है, कंप्लीट कस्टमर की नीड्स जो है वो फुलफिल होती हैं, और प्रोडक्शन और डिलीवरी ऑन टाइम और वैल्यू टू द कस्टमर पे फोकस भी होता है, और
जो एम्प्लॉयी है वो एक एम्प्लॉयी बड़ा क्रिटिकल रिसोर्स बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और वो टीम का हिस्सा भी बनता है, ठीक है? तो ओवरऑल जो है वो अ, एक अगर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके बाद शेयर्ड आउटकम्स भी होती हैं। लेकिन इट्स टाइम कंज्यूमिंग टू हैव टू हैव दिस कोर। आई मीन टोटली न्यू इनोवेटिव जब आपको प्रोसेसेस की ज़रूरत है तो सेंस बनती है। स्टैंडर्डाइज्ड जो आपकी प्रोडक्शन है, सर्विसेज़ हैं, जहाँ भी कोई स्टैंडर्डाइज़्ड चीज़ है और उसके लिए कंप्लीट रीथिंकिंग, इनोवेशन नहीं चाहिए, तो वहाँ इट्स नॉट यूज़फुल। और इसी तरह अगर इसको इंट्रोड्यूस करना है तो वो कल्चर, मैनेजमेंट, फिलॉसफी, यानी इनके ऊपर धौंस-वौंस नहीं चलती है। जो लोग इस टीम का हिस्सा है, दे आर टू वर्किंग टुगेदर voluntarily and willingly working with each other in that kind of a congenial atmosphere where the ideas are bouncing from each other and the innovation is happening. So that kind, तो जो ट्रेडिशनल मैनेजर्स हैं वो इसको रन नहीं कर सकते, नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग एज वेल। तो वही है कि वो पर्पस अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना पड़ेगा अपना, जो कि इस किस्म के स्ट्रक्चर को सूट करे, ठीक है? तो इट ऑल डिपेंड्स कि अगर इस किस्म के ब्रॉडर गोल्स हैं, और आजकल के ज़माने में तो मे बी इट इट कैन, बट ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाएँ आप वर्चुअल नेटवर्क्स के ऊपर। वर्चुअल नेटवर्क्स वो हैं जहाँ पे आउटसोर्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ है वो तो सिर्फ परफॉर्म करती है अपने कोर कॉम्पिटेंसीज़ के साथ-साथ जो फंक्शंस होते हैं, और बाकी वो आउटसोर्स कर देती है। ठीक है? तो यहाँ देख लें, एक सेंट्रल हब उसने बना लिया जहाँ पे वो बेसिकली जो उसका थिंकिंग नेटवर्क है वो कर रही है। उसके साथ जो जितने भी नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं वो उसके जो पार्टनर फर्म्स हैं वो कर रही हैं, व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फर्म, ठीक है? और इनकी किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स हैं, पेमेंट्स वगैरह की भी। तो फर्म इज़ ओनली फोकसिंग ऑन दैट व्हिच इज़ डज़ बेस्ट। ये देख लेना कि ना तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, लॉज कुछ नहीं कर रही। लेकिन वो जो बेसिक कोर फोकस है ऑन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वो ये फर्म कर रही है, और बाकी ये उधर से अपने अपने छोटे काम जो दूसरे काम हैं, वो दूसरी फर्म से करवा लेती है, फोकसिंग ओनली ऑन द टास्क व्हिच इज इट्स कोर कॉम्पिटेंसी। तो देखिए इसकी फायदा ये है कि देन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी केप्ट स्मॉल, और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन बिकम एजाइल। एजाइल वो जल्दी-जल्दी अडैप्ट कर सकती है, चेंज कर सकती है बगैर किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ। वो जो है वो बड़ी इनोवेशंस कर सकती है, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है, और ओवरहेड्स अपने इस तरीके से कम कर सकती है, कॉस्ट भी कम कर सकती है। लेकिन मसला ये है कि इस सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए इस किस्म के मैनेजर्स इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं हैं। इसी तरह रिलेशनशिप्स को मैनेज करना बिटवीन डिफरेंट ऑर्गनाइजेशंस, इतना इतना जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करना वो भी मुश्किल है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर अगर एक कंपोनेंट का हो जाए तो दूसरा बिल्कुल फेल हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। और एम्प्लॉयी लॉयल्टी नहीं है, लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, और लॉयल्टी टू द टास्क है वो भी एक एक्साइटमेंट अबाउट द टास्क है। सो ओल्ड फैशन लॉयल्टी वाला सिस्टम इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, और ये भी अगेन पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं होगी। जो पाकिस्तान में कॉमन होंगी, जो ऑर्गेनाइजेशंस आप स्टडी करिए वहाँ पे आपको नज़र आएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो है जो कि आपका जिस तरह के यहाँ पे आपको दिखाया कि जिस जो कि डिफरेंट ग्रुपिंग्स को एक वक्त में अडॉप्ट कर रहा है। अब वो देखो, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया था मल्टी फोकस्ड, ठीक है? यहाँ पे इसको इसने लिखा हुआ है एज मल्टी फोकस्ड। ठीक हो गया। हाँ जी, देखिए। हाँ जी, मल्टी फोकस्ड ग्रुपिंग के अंदर आप जो है वो मैट्रिक्स भी ला सकते हैं और हाइब्रिड भी ला सकते हैं। मैट्रिक्स का ये है कि मल्टी फोकस्ड ग्रुपिंग मीडियम साइज़ ऑर्गनाइज़ेशन के लिए जो होगी वो होगी, उसका आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन लार्ज ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर ये जो मल्टी फोकस्ड ग्रुपिंग है, यू कैन डू इट थ्रू द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो आखिरी चीज़ जो आपको दिखाई है, ठीक है जी? राइट। तो इट कैन ओनली बी डन थ्रू द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर यूजुअली जो कंबाइन करते हैं ना, वो करते हैं आपका फंक्शनल और डिविजनल।
So that is so very common. Nearly all the organizations in Pakistan would, to some extent, combine the functional, the divisional, and the geographical. वो तो usual, that's very common. ठीक है जी, ये तो बहुत कॉमन है। अब यूजुअली, अब जो बाकी नए फॉर्म्स हैं जिसके अंदर आपकी खास तौर पे हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन है, कई ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी जो जरा थोड़ी ज्यादा आवोगार्ड है या मॉडर्न है, वो क्या है कि वो पाकिस्तान में वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स को भी टू सम एक्सटेंट उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। तो देखिए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ने अभी वर्चुअल वाला भी जो कंपोनेंट है या वर्चुअल आपका स्ट्रक्चर है, पोस्ट कोविड प्रोबेबली अब ऑर्गेनाइजेशंस उसको भी अडॉप्ट करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी फंक्शनल या डिविजनल या ज्योग्राफिकल जो उनकी स्ट्रक्चर्स हैं उनको डू अवे कर देंगी। वो कोशिश करेंगी कि ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ये जो है ये एक जगह है जहाँ पे इस लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन कोई है पेट्रोकेमिकल्स की, जिसने शुरू ऊपर वाला जो हिस्सा है जो उसके टॉप मैनेजमेंट वाला है, वो उसने फंक्शनल रखा हुआ है और नीचे जाके जो है वो उसने डिविजनल कर लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन दोनों को कोऑर्डिनेट किया है। इधर देख लें कि इधर इसने एक जगह जो है वो फंक्शनल को रखा हुआ है, और इस तरफ जो है ये इसने हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर को रखा हुआ है। दोनों को जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू दी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो एट द सेम टाइम कुछ डिपार्टमेंट्स को उसने जो कि ट्रेडिशनल वे से चला रहा है और कुछ को मॉडर्न तरीके से चला रहा है, तो इसको कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। आप देखते हैं क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा है, ये जो नए फॉर्म्स हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्चुअल शामिल हैं, इसको किस तरीके से हाइब्रिड में इनकॉर्पोरेट किया जाए, ये देखा जा सकता है। तो ये इसकी एक स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट के लिए किस किस्म का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाए उसको हम स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट कहेंगे। दैट देन नीड्स टू डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस कंडीशंस, साइज क्या है उसका, उसके गोल्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज क्या हैं। Vertical control is associated with goals of efficiency and stability, while horizontal is associated with learning, innovation and flexibility. तो goals के हिसाब से और environment के हिसाब से एक hybrid structure create किया जा सकता है, इसी को structural alignment कहते हैं। अब कैसे पता चले कि स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि कोई इस किस्म की के जो आप जो डिजाइन किया गया है वो तो प्लान ही होता है ना, इट्स अ काइंड ऑफ यू नो द डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज डन and then later on the work is structured along those lines, so that kind of plan it can go wrong, and that is the structural deficiency. ठीक है, so they need to the top managers need to evaluate again कि क्या जो उनके goals हैं वो properly achieve हो रहे हैं, क्या they can perform beyond their expectation by changing a little bit, ये भी मुमकिन है। लेकिन structural deficiency का मतलब ये है कि problem create हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है जी, तो ठीक, देखें, यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया कि जो डिफरेंट आपकी आपके स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे एडवांटेज जो है फंक्शनल पे ऊपर कंट्रोल, एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन ये है, और यहाँ जो वर्चुअल टीम्स हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन, लर्निंग, इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसके बीच में रहते हुए और जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हैं, वो डिजाइन किए जा सकते हैं टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ दिस एंड लिटिल बिट ऑफ दैट एंड टू डू अवे विद द problems of each. Now, they would try to do away with the problems of each, and they would try to align
the structure according to the requirement of the organization, but it doesn't always work that way. Sometimes problems occur, and when we are talking about organizational structure, then these problems will be called as structural deficiencies. और उसका कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि जब पता चलेगा कि जी डिसीजन मेकिंग के अंदर डिलेज हो रहे हैं, या इनोवेशन नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये सारे सिग्नल्स हैं कि जी जो है वो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है, जिसका मतलब है कि रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। ठीक है जी? तो ये स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी जब होगी तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनको देखते हुए और अपने गोल्स को देखते हुए जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसको उसकी रीस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है। ऑफ कोर्स दैट रीस्ट्रक्चरिंग इज़ वेरी कॉस्टली एक्सरसाइज़, और जब जो है वो हमें नज़र आता है कि जी कोई मेजर डेफिशिएंसी है, तो तभी रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो होनी चाहिए। अब लेट्स लुक एट द असाइनमेंट। ओके, असाइनमेंट में मैं आपसे क्या कह रही हूँ? हाँ। अच्छा जी, आपने ये वाली तो आपने असाइनमेंट कर ली होगी, और आपने सबने अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी चूज़ करी है। क्रिएट अ हाइपोथेटिकल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन यू पिक्ड इन आंसर टू। इसमें आपने करना क्या है कि पहला जो इसका पार्ट है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उनके टॉप मैनेजमेंट को देखो कौन से हैं, और उससे एक हाइपोथेटिकल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना लो। डोंट ट्राई टू गेट देयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ज़रूरी नहीं है, ये आपने खुद क्रिएट करना है, ठीक है ना? तो अगर उनके पास अवेलेबल भी है तो उसमें से आप मुझे सिर्फ़ उसमें टॉप मैनेजमेंट और उसके नीचे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो दिखा दें। जैसे कि ऐसा मैं दिखाती हूँ आपको। तो पार्ट 1 में आप जो है वो हाँ, इस किस्म का, जैसे एग्ज़िबिट 3.1 है ना, तो आपने इस तरीके का दिखाना है कि जो उसका टॉप मैनेजर है और उसके बाद जो उसके डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स दिखा दें और चंद डिविजन्स भी दिखा दें। तो जो टॉप मैनेजमेंट का इस तरह का एक सिंपल सा चार्ट बना के दिखाएँ। ऑफ़ कोर्स ये आपकी ऑर्गनाइज़ेशन पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे तो देखो ना, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइज़ेशन है, इसमें वीपी फाइनेंस है, बैंक है, तो उसमें किस किस्म का होगा, अकॉर्डिंगली आप देख लें। तो इस तरह का सिंपल सा एक हाइपोथेटिकल आपने मुझे बना के देना है। पार्ट 1 में, डिपेंडिंग कि आप किस ऑर्गनाइज़ेशन को चूज़ किया आपने, ठीक है? ओके, तो ये तो हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 आ जाए कि जो आपके गोल्स थे, आपकी ये जो पार्ट 2 में आपने अपने गोल्स आइडेंटिफ़ाई किए थे और माइल्स एंड स्लो की स्ट्रैटेजी टाइपोलॉजी जो आपने आइडेंटिफ़ाई की थी, उसके हिसाब से जो ये ऑर्गनाइज़ेशन है, ये सेंट्रलाइज़्ड होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइज़्ड? मैंने यहाँ वर्ड सेंट्रलाइज़्ड, डिसेंट्रलाइज़्ड यूज़ किया हुआ है। आप इसको जो है वो वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल ऑर्गनाइज़ेशन भी कह सकते हो, ठीक है? तो उसमें आप देखना वो सेंट्रलाइज़्ड या डिसेंट्रलाइज़्ड कौन-सा होना चाहिए, ये देख के बताएँ कि वो किस किस्म की जो है वो स्ट्रक्चर वो सूट करेगा ओवरऑल, ठीक है? ओवरऑल स्ट्रक्चर किस किस्म का सूट करेगा? क्या इट हैज़ टू बी वर्टिकल या हॉरिज़ॉन्टल, इन जनरल उसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए? यहाँ तक हम सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि आपकी जो आप गिवन योर गोल्स एंड योर स्ट्रैटेजी, आपके स्ट्रक्चर की ओरिएंटेशन कौन-सी होनी चाहिए, सेंट्रलाइज़्ड या डिसेंट्रलाइज़्ड? अच्छा जी, उसके बाद इस सेंट्रलाइज़्ड और डिसेंट्रलाइज़्ड स्ट्रक्चर के अंदर वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कैसे होगी? ठीक है? तो वर्टिकल या हॉरिज़ॉन्टल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कैसी होगी? इसमें टूल्स आप डिफरेंट डिस्कस करें। मैं आपके साथ पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है? कि हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के टूल्स उसको आप अप्लाई करें ऑन योर केस स्टडी, एग्ज़ाम्पल्स दें। सिर्फ़ जो सारा कंटेंट जो है वो निकाल के मुझे नहीं दे देना।
आपने ये भी बताना है कि आप जो वर्टिकल टूल है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एक हायरार्की है तो हायरार्किकल रेफ़रेंस एग्ज़ाम्पल दें कि आपकी केस स्टडी में वो हायरार्किकल रेफ़रेंस किस तरीके से यूज़ होगा, ठीक है? अब तो उसको पढ़ के और अपना एक आइडिया उसमें क्रिएट अपना एक लॉजिकल आर्गुमेंट क्रिएट करें। हर आपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बताना है और थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, लॉजिकली एक्सप्लेन करें कि रैशनली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में वो किस तरीके से अडॉप्ट हो सकता है। उसके बाद डिपार्टमेंटल ग्रुपिंग्स, अब आपने बताना है कि कौन-सी डिपार्टमेंटल ग्रुपिंग्स ये अडॉप्ट कर सकता है आपके ख़्याल में और कौन-सी अडॉप्ट नहीं कर सकता ये भी बता दें, ठीक है? अब आपने एंड में जो ये बताना है कि उसने कौन-सा जो है ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर हैं वो उसे अडॉप्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? और अगर जो है वो अगर स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो उनके कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, ठीक है? उसके भी आप पढ़ के देख लें। उसे कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी जो है वो क्रिएट हो रही है? अगेन जो कंटेंट यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, उसको थोड़ा-सा आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है, इमेजिन करना है कि एक बैंक या जो भी आप ऑर्गेनाइज़ेशन स्टडी कर रहे हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज़ किस तरीके से, किस फॉर्म में सामने नज़र आएँगी। आप पढ़ेंगे बुक में से और इमेजिन करेंगे कि अगर ये स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज़ आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन चोज़न ऑर्गेनाइज़ेशन में हो, तो उस किस फॉर्म में नज़र आएँगी। ठीक है? लॉजिकली उसको करें, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट बात ही हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि इट्स एक्चुअली एक्यूरेट, लेकिन लॉजिकली गिवन जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ योर ऑर्गेनाइज़ेशन उससे जो है वो आप करें। मैं इसके ऊपर ये नहीं कह रही कि आप जो है वो अपनी उस ऑर्गेनाइज़ेशन के किसी मैनेजर से जाके पूछें। वैसे अगर पूछना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ज़रूर पूछ सकते हैं आप, मतलब लिखना चाहें तो लिख दें। इस एक असाइनमेंट के लिए इतना आप काम करना चाहें, आई विल बी वेरी ग्लैड, तो ज़रूर करें। आप जाके एक्चुअली उस ऑर्गेनाइज़ेशन के किसी बंदे से पूछ लें, लेकिन अब ये ड्यू जल्दी हो जाएगी तो आप पूछ सकते हैं और कोई आपके यू नो समबडी आपके काम करते हैं, कोई जानने वाले उस वाली ऑर्गेनाइज़ेशन में है तो उससे आप पूछ सकें और कहें जी कि मैंने इस मैनेजर को इंटरव्यू किया था इस सवाल के जवाब के लिए। क्या ही बात है, वेरी नाइस कर लें। बट अगर नहीं भी कर सकते तो दैट्स perfectly all right. You can, get in touch with a manager from that organization and who will help you to answer this question. Fine. लेकिन ये डू अंडरस्टैंड कि मुझे आपके सवालों में एक तरफ तो आपकी जो है नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक वो भी नजर आनी चाहिए और नॉलेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन भी नजर आनी चाहिए। आपने अप्लाई करना है टू व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू आर बीइंग टॉट। तो ये नहीं होना चाहिए कि जो जो चीज़ पढ़ाई है यानी स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी को तो आप बताएँ ही ना क्या है और आप सिर्फ़ अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करें। आई एम सॉरी दैट्स हाल्फ द जॉब डन। या सिर्फ़ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी को बता दें कि उसके उसके आउटकम्स किस किस्म के हो सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन की बात ही ना करें, दैट्स आल्सो हाल्फ वे डन। तो आपने ये बताना है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी कैन अराइज़ इन द स्ट्रक्चर व्हिच यू हैव प्रपोज्ड इन पार्ट 5। और पार्ट 5 में आपने जो प्रपोज किया था स्ट्रक्चर वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया था और कोई रीजन या लॉजिक दिया था, उसी को बताएं और फिर इमेजिन करके बताएं कि अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसको ओवरकम करने के लिए किस किस्म की जो है वो रीअलाइनमेंट की जा सकती है इनटू दी स्ट्रक्चर, ठीक है? ये जो डेफिशिएंसी, ओवरकमिंग ऑफ दिस डेफिशिएंसी वुड मीन रीअलाइनमेंट, व्हिच वुड मीन दैट अगर आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर को सजेस्ट कर रहे हो तो इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आ सकते हैं। सो आई विल सी हाउ लॉजिकली यू आर डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स। सपोज आपने सपोज करनी है कि कोई डेफिशिएंसी आई है, ठीक है? और उस डेफिशिएंसी को करने के लिए जो आपने पार्ट 5 में स्ट्रक्चर जो सजेस्ट किया था, उसको किस तरीके से जो है वो रीअलाइन करोगे? तो ये थोड़ा-सा इसमें आपको अपनी आई वुड लाइक टू सी योर क्रिएटिविटी इन दिस आंसर, ठीक है? सो गुड लक, इसको आप प्रिपेयर करके रख लें और इसकी सबमिशन जो है वो आफ्टर द मिड टर्म होगी।
थैंक यू एंड गुड लक अगेन एंड गुड लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स। मैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगी कि मिड टर्म एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे और बाकी डिटेल्स आई विल सेंड यू ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, गुड लक।